क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें चोट लगती है तो स्किन के नीचे मतलब बिल्कुल अंदर क्या चल रहा होता है? चाहे वो एक छोटा सा कट हो या कोई बड़ी चोट, हमारे सेल्स के लेवल पर ना एक पूरी की पूरी कहानी चल रही होती है। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो काफी दिलचस्प और गहरा है। यह सब कुछ शुरू होता है एक अकेले सेल के लेवल पर, जो जिंदगी और मौत के बीच आप कह सकते हैं एक ड्रामा से भरी जंग लड़ रहा होता है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? एक नॉर्मल हेल्दी सेल। इसको ना एक बिजी शहर की तरह सोचिए, जिसके सारे हिस्से जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन सब एकदम परफेक्ट तालमेल में काम कर रहे हैं। ये सेल अपना काम करने और जिंदा रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई खतरा सामने आ जाता है? तो जैसे ही एक सेल को किसी भी तरह के स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, वो तुरंत रिएक्ट करता है। और यही है मुश्किल का पहला संकेत। बस यहीं से सेल के जिंदा रहने की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि सेल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसे मेडिकली इस्कीमिया कहते हैं। तब क्या होता है? वो एक ऐसी हालत में चला जाता है जिसे कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। अब यहाँ रिवर्सिबल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इस स्टेज पर स्ट्रेस को हटा दिया जाए तो सेल वापस ठीक हो सकता है, रिकवर कर सकता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा फूलने लगता है और इसकी सतह पर छोटे छोटे बबल्स जैसे उभार बनने लगते हैं। तो सवाल ये है कि अंदर चल क्या रहा है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी का मतलब है कि सेल काफी एनर्जी यानी एटीपी नहीं बना पा रहा, और एनर्जी के बिना उसके जो जरूरी पंप्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, वो फेल हो जाते हैं। नतीजा, सोडियम सेल के अंदर भरने लगता है और उसके पीछे पीछे पानी भी आ जाता है और सेल एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ये जो सूजन है ना, इसी का साइंटिफिक नाम है हाइड्रोपिक चेंज, और ये खतरे का पहला बिल्कुल साफ संकेत है। और ये देखिए एक असली उदाहरण। ये माइक्रोस्कोप के नीचे लिवर का एक टुकड़ा है। जो नॉर्मल पिंक सेल्स हैं, उनके ठीक बगल में ये पीली पीली फूली हुई कोशिकाएं दिख रही हैं। बस यही है हाइड्रोपिक चेंज। ये एक विजुअल वार्निंग है कि भाई ये सेल्स मुश्किल में तो हैं, लेकिन अभी भी वापसी का रास्ता खुला है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बना रहता है तो सेल एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस मोड़ पर जो डैमेज हो चुका है वही उसकी किस्मत बन जाता है। ये ग्राफ इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, ये जो लाल लाइन है ये सेल का फंक्शन दिखा रही है, जो चोट लगते ही नीचे गिरने लगता है। अगर स्ट्रेस बना रहता है तो सेल एक लिमिट क्रॉस कर लेता है, ये वाली डॉटेड लाइन, और इररिवर्सिबल इंजरी के स्टेज में पहुंच जाता है। अब सेल की मौत पक्की है। और एक मजेदार बात यह है कि माइक्रोस्कोप में या आंखों से दिखने वाले बदलाव काफी देर बाद नजर आते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है? ये दो बड़ी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली, सेल का पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया परमानेंटली डैमेज हो जाता है, मतलब वो एनर्जी बनाना बंद कर देता है। और दूसरी, सेल की बाहरी और अंदर की मेम्ब्रेन्स टूटने लगती हैं। बस एक बार जब ये दीवारें गिर गईं तो समझिए खेल खत्म। अच्छा, तो एक बार जब ये तय हो जाता है कि सेल मरेगा, तो उसके पास दो मेन रास्ते होते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मर्डर और सुइसाइड के फर्क से सोचना। पहला है नेक्रोसिस यानी सेल्यूलर मर्डर। ये बहुत हिंसक, गंदा और अनकंट्रोल्ड होता है। सेल सूज जाता है, फट जाता है और अपना सारा सामान बाहर बिखेर देता है। इससे आसपास सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दूसरी तरफ है एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल्यूलर सुसाइड। ये बिल्कुल शांत, ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा प्रोसेस है। इसमें सेल खुद को बड़े प्यार से छोटे छोटे पैकेट्स में बंद कर लेता है ताकि हमारी बॉडी की क्लीनिंग टीम उन्हें आसानी से हटा सके। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। नेक्रोसिस में सेल का साइज बढ़ता है, वो सूजता है। एपोप्टोसिस में वो सिकुड़ जाता है। नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन फट जाती है, लेकिन एपोप्टोसिस में वो इंटैक्ट रहती है, मतलब सही सलामत। और सबसे बड़ा फर्क, नेक्रोसिस में सारा सामान लीक होकर गंदगी फैलाता है और इन्फ्लेमेशन करता है, जबकि एपोप्टोसिस में सब कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में पैक हो जाता है और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अब जरा एपोप्टोसिस की प्रोसेस को देखिए, कितना सिस्टमैटिक है। पहला स्टेप, सेल सिकुड़ता है, फिर उसकी मेम्ब्रेन पर बबल्स बनते हैं।
इसके बाद वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है जिन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। और आखिर में हमारे इम्यून सेल्स आते हैं और बिना कोई गंदगी फैलाए इन पैकेट्स को साफ कर देते हैं। कोई लीकेज नहीं, कोई सूजन नहीं। ये हमारी बॉडी का खराब या फालतू सेल से छुटकारा पाने का एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है। चलिए अब वापस चलते हैं सेल्यूलर मर्डर यानी नेक्रोसिस के गंदे वाले हिस्से की तरफ। देखिए, नेक्रोसिस हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके कई अलग अलग चेहरे हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बॉडी में कहाँ और क्यों हो रहा है। इसका सबसे कॉमन टाइप है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें होता यह है कि सेल्स तो मर जाते हैं, लेकिन टिश्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ दिनों तक वैसा का वैसा ही बना रहता है। ये टिपिकली तब होता है जब दिल या किडनी जैसे सॉलिड ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और यहाँ देखिए ये असल में कैसा दिखता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी बड़ी पिक्चर में आपको टिश्यू का एक पीला वेज शेप का डेड एरिया दिखाई देगा। और जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें दिखती हैं घोस्ट सेल्स या भूतिया कोशिकाएं। मतलब उनकी आउटलाइन तो अभी भी है, पर अंदर का सारा सामान, न्यूक्लियस, बाकी डिटेल्स सब गायब। अगला टाइप है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेड टिश्यू एक लिक्विड मास में बदल जाता है, मतलब पिघल सा जाता है। ऐसा दिमाग में स्ट्रोक के बाद होता है और ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का भी एक क्लासिक साइन है, जिससे पस यानी मवाद बनता है। यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं। बाईं तरफ ब्रेन में एक स्ट्रोक की वजह से टिश्यू लिक्विफाई हो गया है और एक कैविटी या खाली जगह बन गई है। और दाईं तरफ ये एक एब्सेस यानी फोड़ा है, जो असल में डेड न्यूट्रोफिल्स, डेड टिश्यू और लिक्विड का एक कलेक्शन है। ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का एक परफेक्ट उदाहरण है। फिर आता है केसियस नेक्रोसिस। केसियस का मतलब होता है चीज जैसा। ये कोगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। इसमें टिश्यू पूरी तरह से खत्म होकर एक नरम, दानेदार, सफेद मटेरियल में बदल जाता है, जो बिल्कुल क्रम्बली चीज जैसा दिखता है। और ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का एक हॉलमार्क साइन है। जरा इस लंग सैंपल को देखिए, वो जो सफेद भुरभुरा सा हिस्सा दिख रहा है, वो केशियस नेक्रोसिस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये इतना खास है कि जब कोई पैथोलॉजिस्ट इसे देखता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज टीबी ही आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा माइक्रोस्कोपिक ड्रामा असल दुनिया में मैटर क्यों करता है? इसलिए क्योंकि इन सेलुलर घटनाओं को समझना डॉक्टर्स को बीमारियां डायग्नोज करने और उन्हें मॉनिटर करने में मदद करता है। याद है, हमने बात की थी कि नेक्रोसिस कितना गंदा प्रोसेस है और उसमें सेल्स फट जाते हैं। तो जब वो फटते हैं तो उनके अंदर के प्रोटीन्स और एंजाइम्स, जैसे कार्डियक एंजाइम्स या लिवर एंजाइम्स, बाहर निकलकर हमारे खून में आ जाते हैं। और फिर एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से इन एंजाइम्स के बढ़े हुए लेवल का पता चल जाता है। इससे डॉक्टर्स को एकदम सटीक अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है। ये हार्ट अटैक या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को पकड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल्यूलर सुसाइड एक बहुत ही बारीकी से कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इस स्विच को कंट्रोल कर सकें? क्या हम कैंसर सेल्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर सकते हैं, या न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों में सेल्स को बहुत जल्दी मरने से रोक सकते हैं? सेल डेथ के इन बेसिक मैकेनिज्म्स को समझना मेडिसिन के फ्यूचर के लिए अनगिनत दरवाजे खुलता है।